हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सारे सेंटर हमारे जो हैं स्कूल हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई के अंदर कोई दिक्कत ना आए, हम हमारे यूट्यूब चैनल LBIT सर्विसेज के ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं और उनको आपने बड़े ध्यान से देखना है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो उसको आपने पूछना है। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हमारा मिलेगा, अगर नहीं है तो हम स्क्रीन पर आपको हमारा जो फ़ोन नंबर है वो आपको लिख देंगे। अगर कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो आपको झिझकना नहीं है, पूछ लेना है क्वेश्चन। हम आपको आज बताते हैं थ्योरेटिकल क्लासेस जो हैं आपकी, वो आपकी अब यूट्यूब चैनल पर चलाई जाएंगी, जिनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है, समझना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की जो डेफिनेशन होती है वो आपकी किस तरीके की होती है। बहुत ज़्यादा लंबी होती है, आपको समझ में आने वाली नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको समझने में सीखने में दिक्कत आती है। तो आइए आज हम बात करते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है इसकी। अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमें फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन की फ़र्स्ट लाइन जो होती है आप सभी को पता होती है, फिर भी आज हम आपको बताते हैं कि वो लाइन क्या है। जैसे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है। इससे आगे की जो लाइन होती हैं वो आपको ज़्यादातर ध्यान में नहीं रहती हैं। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगली लाइन वैसे तो सभी किताब के अंदर अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, बोली जाती है। हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में कंप्यूटर की जो हमारी डेफिनेशन है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इट कैन। अब देखना, ये 4 वर्ड आएंगे आपके पास, जिसमें आपने ध्यान से देखना है कि कौन से वर्ड और कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। मैं ध्यान से देखना इसको बिल्कुल। क्रिएट, कोमा, कैलकुलेट, कोमा, एंड दी डाटा। अब इसमें देखो हमने 4 वर्ड लिखे हैं। इट कैन क्रिएट, कैलकुलेट, मैनेज एंड प्रोसेस दी डाटा। अब देखते हैं सबसे पहले काम क्या होता है इसका। मशीन जो हमारी बिजली से चलती है उसके अंदर 4 काम होते हैं। हम बात करेंगे पहले काम की। जब भी कोई डाटा जब तक क्रिएट नहीं होगा तो उसको हम कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते और कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने बात करनी है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की। अब इसमें क्या, ये प्रोसेस दी डाटा, बाद में जो एक डाटा लिखा हुआ है इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। डाटा क्या होता है आपका, A to Z यानी अल्फ़ाबेट, और न्यूमेरिकल में जैसे 0 to 9, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू आपकी क्रिएट हो जाएगी। इन्हीं की वजह से आपका जो डाटा है वो प्रोसेस होता है, क्रिएट होता है, मैनेज होता है और कैलकुलेट होता है।
यही आपका सब तरह का डाटा क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं और प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट की। क्रिएट के अंदर क्या होता है, मान लो आपने एक कैमरा से फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद आपने उसको क्या किया, मैनेज कर दिया। किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। कहाँ पर मैनेज किया आपने उसको, जहाँ पर आपकी फाइलें होती हैं। जैसे फ़ोटोज़ के अंदर आप फ़ोटोज़ रखते हैं, वीडियोज़ के अंदर वीडियोज़ रखते हैं, और अदर जो डाटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आप अलग अलग तरीके से रखते हैं, अलग अलग जगह पे रखते हैं। तो इसमें पहली पोजीशन क्या थी कि आपने डाटा क्रिएट किया है। डाटा क्रिएट कैसे किया, आपने बस एक बटन क्लिक किया और उसकी वजह से आपका एक फ़ोटो क्लिक हो गया, कैप्चर हो गया। तो अब इसमें क्रिएट का ऑप्शन कहाँ आया। क्रिएट का ऑप्शन यही है कि आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए बोला है, कि आप एक जो आपको लेंस के अंदर से फ़ोटो दिख रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो आ रहा है आपका, उसको कैप्चर कर लिया जाए। अब ये प्रोसेस कौन सी बोली थी मैंने, ये कैमरा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होती हैं उनकी प्रोसेस बोली थी। जो आपका बटन होता है वो एक्टिवेट होते ही, जैसे आप प्रेस करते हैं बटन को, तो वो एक्टिवेट होते ही क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले आपके डाटा को क्रिएट करता है, यानी कि फ़ोटो खींचता है। उसके बाद वो मशीन जो होती हैं जिसके अंदर ये फ़ोटो कैप्चर हुआ है, वो कहाँ इस डाटा को भेजती हैं, CPU के अंदर। CPU से फिर ALU में। ALU क्या करता है, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये क्या करता है, मैथमेटिक्स की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको कैलकुलेट करता है। अब उस फ़ोटो को भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। देखो आप ये मत देखो कि बताया कितना जा रहा है, आप ये देखो कि आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताया कैसे जा रहा है। अब वो फ़ोटो कैलकुलेट हो चुकी है, उसके अंदर कलर कितने हैं, कितनी शेप्स हैं, कितने साइज़ की है, यानी हर तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं आपकी, वो आपकी इसमें कैलकुलेट हो जाती हैं। आगे है मैनेज। मैनेज का मतलब क्या होता है, प्रबंध करना। यानी कि आपकी वो फ़ोटो जो क्रिएट हुई है, उसके बाद कैलकुलेट हुई है, वो कहाँ पर सेव होगी। वो सेव कहाँ होगी, जहाँ पर आपके पहले वाले फ़ोटोज़ कैप्चर हुए थे। अब मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट क्या कहती है कि फ़ोटोज़ हैं तो फ़ोटोज़ एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ोटोज़ रखिए, वीडियोज़ हैं तो उन वीडियोज़ को अलग फ़ोल्डर में रखिए, डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अलग फ़ोल्डर में रखिए। अब एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। आपने नोटपैड ओपन किया, पेंट सॉफ्टवेयर जो है ओपन किया, उसके अंदर आपने क्या देखा, एक न्यू का ऑप्शन है। इसका मतलब होता है आप एक नया डाटा क्रिएट करने जा रहे हैं, नई फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, एक नया पेज आपके सामने आ जाता है। उसमें आप कुछ भी ड्राइंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, न्यू में क्रिएट, यानी कि क्रिएट हो जाता है वो डाटा। लेकिन क्रिएट भी क्या होता है, टेम्परेरी होता है, जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करते हैं। उस फाइल को सेव करेंगे तो उसके कैलकुलेशन के बाद ही उसको सेव किया जाता है। जैसे कि उसके अंदर कितने कलर्स हैं, कितनी शेप्स हैं, आपने क्या लिखा है, कितना उस पेज का साइज़ था, वो सारी कैलकुलेशंस होने के बाद वो कहाँ सेव होता है, यानी कि मैनेज कहाँ होता है, जहाँ आप उसको अदर फाइल्स के साथ रखना चाहते हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, जब आपने कोई नई फाइल बनाई है उसको आप डबल क्लिक करेंगे और वो आपको आउटपुट डिवाइस में शो होगी। तो अब सबसे पहले क्रिएट तो आपको पता चल ही गया है। क्रिएट का मतलब क्या होता है, कोई भी नई फाइल बनाना। जब तक नई फाइल नहीं बनेगी कोई भी डाटा कैलकुलेट, मैनेज और प्रोसेस कंप्यूटर की तरफ से नहीं होगा।
ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्रिएट होने के बाद कैलकुलेट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद है मैनेज का मतलब जब आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है उसके बाद कंप्यूटर उसको कैलकुलेट कर लेता है। कैलकुलेशन में एक और ऑप्शन होता है कंप्यूटर के पास कि अगर ये फ़ाइल करप्ट है तो उसके लिए एक मैसेज शो कर देगा दिस फाइल इज़ करप्टेड, यानी कि ये फ़ाइल ख़राब है, ये यूज़ करने योग्य नहीं है। दूसरी बात, अगर वो फ़ाइल करप्ट नहीं है, ख़राब नहीं है, तो वो फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी बिल्कुल किसी भी बिना ऑप्शन के दिए। मैनेज, जो भी फ़ाइल है आपकी उस फाइल को पहले की जो फाइलें बनी हुई हैं उन्हीं के साथ रखिए। जैसे कि फ़ोटोज़ हैं तो आप फ़ोटोज़ को फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर में रखेंगे, वीडियोज़ हैं वीडियोज़ के फ़ोल्डर में रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं या अदर कोई भी फ़ाइल हैं उनको उन्हीं की तरीके की जो फ़ाइलें होती हैं उनके अंदर सेव रखेंगे। अगर आप सभी डाटा को मिक्स कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी फ़ाइल कहाँ किस तरीके की किस पोजीशन पर कहाँ पर रखी हुई है। तो ध्यान रखें, अपने डाटा को मैनेज करने का जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर ने आपको दे रखा है। उसके बाद है प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक MP3 गाना डाउनलोड किया या कोई वीडियो आपने डाउनलोड की है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो डाटा आपके लिए कंप्यूटर में क्रिएट हो चुका है, उसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, मैनेज आपने इसको कर दिया है यानी कि वीडियोज़ के फ़ोल्डर में रख दिया है। अब आप उस वीडियो को क्या करेंगे, आप उस वीडियो को डबल क्लिक करेंगे या फिर सेलेक्ट करके एंटर लगाएंगे, तब जाकर वो फ़ाइल प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ शो होगी, आपको आउटपुट डिवाइस के अंदर। अब डाटा भी आपको समझ में आ चुका है, क्रिएट भी आपको समझ में आ चुका है, कैलकुलेट भी समझ में आ चुका है, मैनेज भी समझ में आ चुका है और प्रोसेस भी समझ में आ चुका है। तो इसमें ध्यान रखना है आपने कि डाटा क्रिएट किए बिना आप उस फाइल को कैलकुलेट, मैनेज और प्रोसेस नहीं कर सकते। इस वजह से आपने इस डाटा को क्रिएट करना है, कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद आप उस फाइल को मैनेज कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी गाना आप डबल क्लिक करके प्ले करेंगे तो क्या होगा, वो डाटा आपका स्पीकर्स के अंदर चलना शुरू हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अब ये प्रोसेस तो हो चुकी है आपकी फर्स्ट यानी डेफिनेशन की। यार अब आपको बताते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, कौन सी होती हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है आपकी, वो किस तरीके से समझ में आ सकती है आपको, यानी कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज के अंदर डाटा को समझता है यानी कैलकुलेट करता है। तो हम क्या बताएंगे, अब ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है, 0,1। कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है आपकी, 0 और 1। 0 का मतलब आपके कंप्यूटर में क्या होता है, ऑफ, यानी कंप्यूटर आपका ऑफ है। और 1 का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर यानी ऑन है। पावर से रिलेटेड आपके दो ऑप्शन हो चुके हैं। अब हम डाटा की तरीके से किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे 0 1 1 0 1, इस तरीके से, जैसे 0 1 1 0 0 1, इस तरीके से आप कोई भी जो अक्षर है कंप्यूटर के अंदर क्रिएट करते हैं या होता है। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से ए लिख दिया है तो डायरेक्ट ए नहीं पढ़ता इस चीज़ को, इसके अंदर इस 0 और 1 की कोडिंग होती है।
0 और 1 का जैसे ग्रुप होता है 0 1 1 0 0 इस तरीके से, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके जो बॉन्ड होते हैं, इसके जो ग्रुप होते हैं, उस वजह से वो अक्सर आपका कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे। अब 0 और 1 को आप बोल कैसे सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया एक तो। अब 0 और 1 किसके बराबर होते हैं, बाइनरी डिजिट, और दूसरा मशीनरी लैंग्वेज। आप दो तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज को बता सकते हैं। अगर आपको बाइनरी डिजिट समझ नहीं आ रहा है, यानी कि बाइनरी डिजिट आपको याद नहीं आता है, तो आप मशीनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर आपको मशीनरी लैंग्वेज समझ नहीं आया, यानी कि आपको पता नहीं, आप भूल गए हैं, तो आप बाइनरी डिजिट उसको बोल सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर हमारे दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और याद रखने की जो क्षमता होती है इसकी हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर कैन डू वर्क फास्ट देन ह्यूमन। कंप्यूटर कैन डू वर्क फास्ट देन ह्यूमन। कंप्यूटर क्या कर सकता है, मनुष्य से बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है। कंप्यूटर्स मेमोरी इज सो फास्ट। कंप्यूटर मेमोरी इज सो फास्ट। हम आगे लिख सकते हैं देन ह्यूमन। कंप्यूटर मेमोरी इज सो फास्ट देन ह्यूमन। कंप्यूटर की जो याद रखने की क्षमता होती है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप किसी भी वर्ड को सर्च करते हैं, किसी फाइल को सर्च करते हैं, तो आपको सेकंड के हिसाब से वो फाइल आपके सर्च के सामने रख देता है, और आप उसको ईज़िली प्रोसेस कर सकते हैं, आप उसको फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर को पता होता है कि वो फाइल आपकी कहाँ पर सेव हुई है। उसके बाद है कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हम यहाँ आपको नीचे बताएंगे। सबसे पहला कौन सा होता है, हार्डवेयर, और दूसरा कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये आपके दो पार्ट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सा होता है, अब मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर के बारे में, ध्यान से देखना। वी कैन टच इट, कोमा, वी कैन फील इट, कोमा, वी कैन सी इट। अब आपको 3 वर्ड बताए हैं मैंने आपको। सबसे पहला है वी कैन टच इट, हम इसको छू सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं, और हम इसको देख सकते हैं। वी कैन सी इट, हम इसको देख सकते हैं।
वी कैन टच इट, हम इसको छू सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं और हम इसको देख सकते हैं। आगे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में अब आपको हम बताते हैं। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। वी कैन सी इट, वी कैन सी इट। हम इसको सिर्फ देख सकते हैं, हम इसको छू नहीं सकते हैं, हम इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। हम इसको महसूस कर सकते हैं कब? जब हमारा काम जो है वो किसी अदर जो डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस जो होती है या इनपुट डिवाइस जो होती है, हमारा काम होते हुए हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने प्रिंट की कमांड दे दी है, तो प्रिंट की कमांड कौन पहुंचाएगा? ये सॉफ्टवेयर पहुंचाएगा। किस में पहुंचाएगा? किसी भी आउटपुट डिवाइस में, जैसे कि स्पीकर है, मॉनिटर है और प्रिंटर है या अदर कोई भी, जिसके अंदर आपको आपका रिज़ल्ट चाहिए है कि मुझे ये प्रिंट चाहिए है। जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो क्या होता है, प्रिंटर उसको प्रिंट में पेज के ऊपर प्रिंट करके दे देता है। बाकी हम इसको सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन सी इट। हम इसको सिर्फ देख सकते हैं, छू क्यों नहीं सकते इसको? क्योंकि इसके अंदर करंट होता है और जहाँ भी कंप्यूटर के अंदर करंट होता है वहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल होता है। चाहे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, चाहे आप माउस में देखते हैं, चाहे आप कीबोर्ड में देखते हैं, चाहे आप ये सिस्टम यूनिट के अंदर देखते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? आपकी बिजली है आपकी। वो जहाँ तार होती है, जो आपकी कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ से भी बिजली चल रही है वहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, यानी काम कर रहा है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि आप इसको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बिजली के अंदर ही जो वायरिंग होती है आपकी, उसके अंदर ही आपका सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। तो आप उसको छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? पता चल ही गया होगा आपको, नहीं तो डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है। छूना नहीं है आपने किसी भी वायर को, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा बिजली का झटका लगने की आशंका होती है। आजकल वैसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है सभी हार्डवेयर्स के अंदर, सभी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, इनपुट डिवाइसेस के अंदर, फिर भी आपको इसको छूने की गलती नहीं करनी है, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। थैंक यू, बता रहा हूँ बस। उसके बाद है, अब जैसे कि कंप्यूटर के जो हैं 2 पार्ट्स हैं मेन, वैसे ही हार्डवेयर के भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी मेन। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की। जो हार्डवेयर के 2 मेन पार्ट्स हैं आपके, इंटरनल पार्ट्स, सेकंड है आपका एक्सटर्नल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से होते हैं आपके? सबसे पहले आप इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कैसे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं, आपने आज तक क्यों नहीं देखे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ इन 2 पार्ट्स को समझाने से पहले। चलो यहाँ पर कर लेते हैं। अब आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होती हैं जो आपने पहले भी सुन रखी हैं, लेकिन आपको कम्प्लीटली पहले किसी ने नहीं बताया होगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं वो? सबसे पहले आपको बताया गया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। लेकिन जिस वर्ड को, जिस कंपोनेंट यानी जिस हार्डवेयर को सीपीयू बोला जाता है, वो आपका सीपीयू नहीं होता है। चाहे तो आप वीडियोज़ के अंदर जो पहले बनी हुई वीडियोज़ हैं उनमें जाकर देख सकते हैं कि इस
जो हार्डवेयर को, इस कंपोनेंट को या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सीपीयू नहीं बोल सकते हैं। ये क्या होता है आपका, इसको पूरा नाम क्या होता है इसका, इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। इस बात को ध्यान रखना कि आपके इस बॉक्स को जो मॉनिटर के साइड में रखा हुआ होता है उसको हम सीपीयू नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है उसको आप छोड़ दें। किसी से भी कहीं से भी आपने सीखा है, पढ़ा है, बोला है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेसर टाइप का कंपोनेंट होता है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से सारा जो कंप्यूटर है हमारा वो प्रोसेस करता है किसी भी काम को। तो आपने आगे से इसको सीपीयू नहीं बोलना है, आपने इसको बोलना है सिस्टम यूनिट। अगर कोई भी इसको सीपीयू बोलता है, पढ़ाता है, आपको बताता है, तो आप बोलें कि ये सीपीयू नहीं होता है, ये सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट का मतलब क्या होता है, सिस्टम यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यूनिट का मतलब किसी भी एक काम को करने के लिए। और वो काम क्या होता है आपका, आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी गाना आपने चलाया या आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, या आपने किसी फाइल को पेन ड्राइव से कंप्यूटर या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कॉपी किया, तो वो सारा काम कौन करता है, वो सारा काम आपका सीपीयू करता है, जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। पहले आपने बहुत सुना होगा सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। अब कंप्यूटर का दिमाग मतलब दिमाग बोला जाता है, इसी वजह से इस पूरे बॉक्स को आप सीपीयू बोल देंगे। सीपीयू क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जो इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर उसको लगाया जाता है, और जो पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है, यानी कि ऑर्डर देता है और लेता है। अब इसमें हम इंटरनल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, जो वो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर ही लगे होते हैं। इंटरनल पार्ट्स कहाँ लगे होते हैं, आपके सिस्टम यूनिट के अंदर। अब वो कौन से पार्ट्स होते हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर आपके लगे हुए होते हैं और जो आपके काम को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। सबसे पहले ही है आपका सीपीयू। सीपीयू आपका कंपोनेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, मध्य, यानी बीच का। बीच का क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि कोई भी इनपुट जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी के अंदर से प्रोसेस होकर के जाती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं PROCESS, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसर। आगे है RAM, रैम। इसको आपने राम नहीं पढ़ना है, इसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा ये डॉट्स लगाकर बता देता हूँ कि ये RAM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस MEMORY, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, यानी कि वो एक जगह पर टिक नहीं सकती है, उसको हम आप एक जगह पर उसको रख नहीं सकते हैं। जैसे कि पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, तो आपकी जेब में भी ये टिकने वाला नहीं होता है। तो ये क्या होता है आपका, रैम पैसे की तरह ही होती है, कोई फाइल आती है और फिर जिसका काम पूरा हो जाता है उसको हम क्लोज़ कर देते हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमने दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लिया, उसकी फाइलें इसके अंदर सेव हो जाएंगी और फिर उसको बंद करेंगे तो वो भी वहाँ से चली जाएंगी, यानी कि इसके अंदर डाटा आपका सेव नहीं होता है। इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं,
TEM RARY टेम्परेरी क्या दे सकते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है, कोमा लगा देते हैं हम यहाँ पर, PRIMARY प्राइमरी। दूसरा नाम क्या होता है इसका, प्राइमरी मेमोरी। अब दोनों में ऑप्शंस अलग अलग हैं तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब कि ये अस्थाई मेमोरी है, इसके अंदर कोई भी डाटा आप परमानेंट तरीके से सेव करके नहीं रख सकते हैं। अब है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई डाटा तो सेव नहीं होता है, फिर भी इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला जाता है, आइए अब आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए आप एक फ़ोन मार्केट से लेकर आते हैं या आपके पास पहले से ही कोई फ़ोन है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, कंपनी का नाम दिखाई देगा, जिस कंपनी का वो फ़ोन आपके पास है। तो वो आपका फ़ोन जो पिक्चर होती है वो कहाँ पर सेव होती है, वो होती है रोम के अंदर। अब रोम क्या करता है, रोम किसी सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात कि किसी भी डाटा को शो करवाने के लिए, उससे प्रोसेस करवाने के लिए रैम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी डाटा शो हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो डाटा आपका रैम के अंदर ही सेव होता है, तब जाकर आपको वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। ओके, समझ में आ गई बात। तो जो वो लोगो होता है या कंपनी का जो नाम की पिक्चर होती है वो आपकी रैम के अंदर जाकर सेव हो जाती है। और वो कब तक रहती है, जब तक आपकी प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, यानी कि फ़ोन उस लोगो से, उस पिक्चर से आगे नहीं बढ़ना शुरू हो जाता। जब वो रोम के अंदर से फाइल रैम के अंदर जाती है तब जाकर स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम या लोगो दिखाई देता है। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है स्क्रीन पर से, तो वो रैम के अंदर से भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, तब जब तक भी दिखाई देता है वो कहाँ तो सेव होता है, वो रैम के अंदर सेव होता है। और जब आप फ़ोन को बंद कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर, जहाँ आपने डाटा, जहाँ भी आपने डाटा को सेव किया हुआ है, वो वापस वहाँ पर चला जाता है। तो इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। किसी भी डाटा को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए आपको रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो रैम की ज़रूरत कब से पड़नी शुरू हो जाती है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो और जब तक आप कंप्यूटर ऑन रखते हो। कंप्यूटर ऑफ करते ही सारा डाटा रैम के अंदर से क्लियर हो जाता है। आगे है रोम। रोम क्या होता है, रोम की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, READ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब आपने नाम से ही पता चल जाता है कि आप इस मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको आप डिलीट या उसके अंदर कोई नया डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं। रीड का मतलब सिर्फ पढ़ना होता है, उसके अंदर कोई चेंज करना नहीं होता है। रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी के अंदर आप सिर्फ डाटा को सेव कर मतलब डाटा को देख सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं। डाटा वहाँ पर पहले से ही सेव होता है। रीड ओनली मेमोरी, इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, परमानेंट मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं परमानेंट मेमोरी। और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कॉमा लगा के बताते हैं आपको, SECONDARY सेकेंडरी
दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको? सेकेंडरी मेमोरी। आगे है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको भी आप क्या बोल सकते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव को भी आप क्या बोल सकते हैं? SECONDARY, सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप इसको? STANDARD, स्टैंडर्ड मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी और स्टैंडर्ड मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव होती क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव होती क्या है बताओ आप? चलो मैं बता ही देता हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव का मतलब होता है जो आप डाटा को सेव करते हैं, जो आप डाटा जो होता है आपका फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल जो भी होती हैं वो आप इसके अंदर सेव करते हैं। लेकिन कंप्यूटर भी अपनी फ़ाइलें इसी के अंदर सेव करता है। अब जो कंप्यूटर अपनी फ़ाइलों को इसके अंदर सेव रखेगा तो वो प्रोटेक्ट भी रखेगा। आप इसके अंदर से कोई भी फ़ाइल उसकी डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैनेजमेंट की हुई है कंप्यूटर की। आपने ध्यान दिया होगा लोकल डिस्क सी, जो आपकी लोकल डिस्क सी होती है उसके अंदर आपके कंप्यूटर के जितने भी कमांड होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम होते हैं वो सारे उसके अंदर ही सेव होते हैं। उसके बाद अदर जो ड्राइव बच जाती हैं आपकी DEF AB जो भी है उसके अंदर आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा है, पर्सनल डाटा है, किसी भी तरीके का डाटा है वो आप इसके अंदर DEF A और B के अंदर आप अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं। ध्यान रखें डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स या फिर लोकल डिस्क सी, डाउनलोड्स, अदर जो भी पिक्चर, जो भी फोल्डर्स आपके बने हुए होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर या अदर में, तो आप उनमें अपना डाटा सेव ना करें। क्या पता कब कोई फ़ाइल करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, अपने आप ही होती है, आप नहीं कर सकते उसको। तो उसकी वजह से अगर कंप्यूटर में दिक्कत आती है, हैंग हो जाता है या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है चलते चलते, तो इस वजह से आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम विंडो बोल देते हैं, जैसे हमारे जो कंप्यूटर होते हैं हम उनमें विंडो डलती है, और जो एप्पल की बुक्स होती हैं या फ़ोन होते हैं उनमें iOS डलता है, और जो आपके फ़ोन होते हैं एप्पल को छोड़ के वो आपके एंड्रॉयड होते हैं, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनके अंदर डाला जाता है। तो विंडो हमारे सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए है। अदर में अगर आप किसी जैसे मैकबुक के अंदर कहेंगे कि विंडो कर दीजिए तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। उसमें आपके लिए ऑप्शन होता है iOS, जो एप्पल कंपनी अपने कंपनी की तरफ से ही देती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होती है उसको हम माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के सिर्फ विंडोज़ बोलते हैं, क्योंकि विंडो उड़ गई हमारी तो। लेकिन iOS उसमें भी हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर उड़ गया। अब मोबाइल की तो मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर उड़ गया, होता तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, क्योंकि पूरे जो मोबाइल को कंट्रोल करता है। वैसे ही हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उनके लिए भी अलग अलग ही विंडो होती हैं। जैसे कि विंडो अभी मैंने बोला आपको कि अलग अलग विंडोज़ होती हैं, तो वो आपको समझाने के लिए है कि उनको हम बोलते क्या हैं। उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हर तरह के जो भी डिवाइसेस होती हैं उनको हम अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर से ही क्या किया जाता है, प्ले यानी कि रन किया जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैकबुक का होता है उसको बोलते हैं iOS। देखो OS इसमें भी आया है। उसके बाद है हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, उनमें हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ से जो भी वर्जन आपको दिया जाता है, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडो XP है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, 8.1 है, तो इनको हम बोल सकते हैं विंडोज़।
या इसको भी बोलते हैं वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही सभी डिवाइस के अंदर जो विंडोज़ होती हैं उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करना। अब सिस्टम हम बोल सकते हैं कि सीपीयू सिस्टम भी बोल सकते थे अगर उनके तरीके से पढ़ाया जाए, सुनाया जाए। तो जैसे हमारे जो कंप्यूटर होता है, जो मॉनिटर होता है, उसके साइड में जो बॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। अब इस पूरे बॉक्स को ऑपरेट करता कौन है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सीपीयू क्यों नहीं बोला गया, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इस बॉक्स में जुड़ा हुआ है या इस बॉक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें ये जो सिस्टम, इस खुद का नाम क्या हो गया, सिस्टम यूनिट। अब इसके साथ जो भी चीज़ जुड़ेगी वो सिस्टम के अंदर ही जुड़ेगी। अदरवाइज़ कंप्यूटर के अंदर मान लो बाहर कीबोर्ड लगा नहीं रखा है, सिर्फ उसको वैसे रखा हुआ है तो वो सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। जब उसके साथ वो कनेक्ट होएगा तब जाकर वो सिस्टम के अंदर काम करना शुरू करता है। तो ध्यान रखें, हमारे जो मॉनिटर के साइड में जो बॉक्स होता है जिसमें कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर लगाया जाता है उसको हम सीपीयू नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। अब जो हार्ड डिस्क है हमारी, उसमें आपने क्या करना है, लोकल डिस्क सी, डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स, माई डाउनलोड्स और माई पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस। जो कंप्यूटर के खुद के फ़ोल्डर होते हैं उनके अंदर आपने कभी भी किसी भी फाइल को सेव नहीं रखना है। वो फाइल्स जो होती हैं, मान लो आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिक यानी डिफ़ॉल्ट तरीके से माई पिक्चर में जाकर सेव हो जाती है। वो उस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं फ़ोल्डर, वहाँ से उठाकर आपने उस पिक्चर को अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर सेव कर लेना है। आज हम बात करेंगे इतनी ही, आगे नेक्स्ट वीडियो आपको बता दी जाएगी वो कब आएगी। पहले आपने इसको रिपीट करना है, देखना, ध्यान से समझना है, सीखना है। कोई भी अक्सर बात समझ में नहीं आती है तो हम हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, आप उसको देखकर शो करके, और कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप कमेंट्स के अंदर जाकर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक है, तो आप अपने किसी भी जो सगे संबंधी होते हैं या कोई भी आपका प्यारा दोस्त है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ ज्ञान कंप्यूटर का ले सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर करें और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।